हेलो दोस्तों, आपका हमारे स्टोरी वॉइस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हरियाणा के एक छोटे से गांव में घटी एक छोटे से बच्चे के साथ एक डरावनी घटना। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसे लगी। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सुनते हैं ये डरावनी घटना। आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक सच्ची घटना के बारे में बताने वाला हूँ। कहानी कुछ ऐसी है कि कुछ साल पहले मैं सर्दियों की छुट्टी में मेरे अंकल के गांव चला गया था। मेरी छुट्टियां अच्छी जा रही थी। उन दिनों पास ही के एक दूसरे गांव में शायद एक मेला लगा हुआ था, तो हम सब उस दिन उस दूसरे गांव में चले गए थे। उस गांव में मेरे चाचा के दोस्त थे। उन्होंने हमें खाने पर बुलाया था। वैसे तो वो दूसरा गांव चाचा के गांव से ज़्यादा दूर नहीं था, बस कुछ 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर था। मुझे वहाँ बहुत मज़ा आ रहा था। तो उस दिन हमें उस दूसरे गांव से निकलते निकलते बहुत रात हो गई थी। तब मेरे साथ मेरे अंकल और उनका एक छोटा बेटा था। हम जब चलते चलते थोड़े आगे निकल आए तो रास्ते में ही मेरे अंकल के एक दोस्त मिल गए। वहाँ उनके मकान का काम चल रहा था। वो अपने खेत के पास ही एक नया मकान बना रहे थे। तो अंकल वही उनके साथ बैठ बातें करने लगे। चाचा का लड़का और मैं हम वही एक खेत के किनारे बैठकर वो सब देख रहे थे। मेरे चाचा का जो बेटा था वो मुझसे छोटा था, पर बहुत मस्ती किया करता था। और अब मुझे नींद आने लगी थी। तो मैंने चाचा के लड़के से कहा कि मुझे बहुत नींद आ रही है, चलो घर चलते हैं। पर उनका गांव अब भी उस जगह से करीबन 15 से 20 मिनट की दूरी पर था। तो चाचा के लड़के ने मुझसे कहा, क्या तुम्हें पता नहीं, रात हमारे गांव में कोई बाहर नहीं घूमता? तो मैंने हैरानी से उसकी ओर देखते हुए पूछा, नहीं, क्यों, क्या हुआ है? तो उसने बताया कि कुछ महीने पहले उनके गांव में एक बुजुर्ग की मौत हुई है और लोगों ने उस बुजुर्ग की आत्मा को देखा है। उसकी बात सुनकर मेरी नींद ही उड़ गई और मैं चुपचाप बैठा रहा। अब रात का करीब 1 बज रहा था और सर्दी का वक्त था। तो चाचा ने मेरे पास आते हुए कहा, मैं और कुछ देर यहाँ रुकने वाला हूँ और रात काफ़ी हो चुकी है, तो अब तुम दोनों घर जाओ। अब ऐसी रातों में खेतों में घूमना उनके लिए आम बात थी। पर चाचा के लड़के की बात सुनने के बाद बीच रात कहीं जाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। उनके लड़के की बात सुनकर मैं पहले से ही डरा हुआ था। तभी उनका लड़का मेरी तरफ देखकर हंसने लगा। तो चाचा ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। तो मैंने उन्हें उस बुजुर्ग आदमी के भूत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह सब झूठ है, यह तुम्हें जानबूझकर डरा रहा है। तो फिर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया और गुस्से में मैंने कहा, मैं अकेला ही घर जाता हूँ। और मैंने वहीं पड़ी एक टॉर्च उठाई और आधी रात चादर लपेटकर गांव की ओर निकल गया। तब चाचा ने मुझे बताया कि यहाँ से उनके गांव का रास्ता बिल्कुल सीधा है, जो कि 2 खेतों के बीच से होकर निकलता है, और मैं अगर इस रास्ते से जाऊंगा तो और जल्दी गांव पहुंच जाऊंगा। तो मैं पैदल चलता हुआ खेतों के बीच में से जा रहा था। अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था और मैं उस टॉर्च की रोशनी में ज़्यादा दूर नहीं देख पा रहा था। मैं थोड़ी दूर आगे चला गया। तभी मुझे आगे थोड़ी दूरी पर खेत के किनारे एक आदमी नजर आया। ठंड की वजह से उसने अपने आप को चादर से लपेटकर पूरी तरह से ढक लिया था। तो मैंने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं आगे आगे जाने लगा। जैसे ही मैं उसके पास से आगे निकल गया, उसने मुझे आवाज़ लगाई। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। उसने अपने आप को इस तरह से लपेट लिया था कि उसका चेहरा भी ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने उसकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं आगे आगे जाने लगा। कुछ देर बाद उसने मुझे फिर से आवाज़ दी। आवाज़ से वो तो एक बुजुर्ग आदमी लग रहा था। वो चादर लपेटे हुए वही एक खेत के किनारे खड़ा था। तो मैं उस आदमी के पास चला गया। मुझे लगा शायद उसे मेरी ज़रूरत होगी। मेरे पास जाते ही उस आदमी ने मुझसे पूछा, क्या तुम गांव जा रहे हो? मैंने उन्हें हाँ कहा। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी गांव जाना है, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? तो मैंने उन्हें मेरे साथ चलने के लिए हाँ कर दिया। पर दोस्तों, तब तक मैं ये बात नहीं जानता था कि दुनिया में बहुत सी ऐसी डरावनी चीज़ें हैं जो इंसान की मर्जी के बगैर उन्हें कुछ नहीं कर सकती। पर अगर आप गलती से भी उन्हें हाँ कर दो तो वो तुम्हारे साथ जुड़ जाती है। अब वो आदमी मेरे पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन चलते हुए मैंने एक बात को महसूस किया कि वो आदमी बार बार मुझे घूर रहा है। मुझे वो अजीब सा लगा, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा। पर कुछ देर बाद वो आदमी चलते चलते अचानक ही एक जगह पर रुक गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी एक खेत की ओर देख रहा था।
तो मैं फिर उनके पास चला गया और उनसे पूछा, बाबा चलो ना, मुझे जल्दी घर जाना है। तो उस आदमी ने खेत की ओर इशारा करते हुए कहा, यही अंदर मेरा एक खेत है और उस खेत के पास ही एक बावड़ी है। क्या तुम कुछ देर के लिए वहां मेरे साथ चल सकते हो? तो मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मैंने टॉर्च की रोशनी में उस खेत के अंदर देखने की कोशिश की। सामने थोड़ी ही दूरी पर एक बावड़ी नजर तो आ रही थी, पर मैं ये सोचकर हैरान था कि इतनी रात उनका वहां क्या काम होगा। उन्होंने फिर से कहा, चलो ना, मैं तुम्हें वो बावड़ी दिखाना चाहता हूं। बहुत ही गहरी और पानी से भरी हुई है। मैंने फिर उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उनकी बातों से मुझे तब कुछ गड़बड़ लगने लगी थी और मैं उनसे बिना कुछ कहे फिर से गांव की ओर चलने लगा। वो आदमी फिर मुझसे कुछ नहीं बोला और फिर वो मेरे पीछे पीछे चलने लगा। अब मुझे शक होने लगा था कि ये इंसान ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तब मुझे मेरे अंकल के बेटे की वो बुजुर्ग आदमी की भूत वाली बात याद आ गई और वो सोचकर मैं अंदर ही अंदर बहुत डर गया। मेरे मन में अब कई डरावने सवाल उठ रहे थे। क्या ये वही बुजुर्ग आदमी तो नहीं? पर चाचा ने तो कहा था कि ये सब झूठ है, पर फिर ये क्या है? अब वो आदमी बिल्कुल मेरे साथ साथ चल रहा था और थोड़ा आगे जाने पर वो आदमी फिर से एक जगह पर रुक गया और उसने झट से मेरे हाथ को पकड़कर मुझे उसी जगह पर रोक लिया। जैसे ही उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा बदन सरसराहट से कांप उठा। उसका हाथ बहुत ही खुरदुरा था, तो मैंने अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, बाबा बाबा क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। तो उस आदमी ने फिर से अंदर खेत की ओर इशारा करते हुए उसी बात को दोहराया, यही अंदर मेरा एक खेत है और उस खेत के पास ही एक बहुत बड़ी बावड़ी है। क्या तुम कुछ देर के लिए वहां मेरे साथ चल सकते हो? चलो ना, मैं तुम्हें वो बावड़ी दिखाना चाहता हूं। बहुत ही गहरी और पानी से भरी हुई है। मैं उस वक्त बहुत ही बुरी तरह से कांप रहा था, तो मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। न जाने क्यों वो इंसान मुझे बार बार वीराने में ले जाने की कोशिश कर रहा था और तभी मैंने अपने हाथ को जोर से झटक कर उसके हाथ से छुड़ा लिया और हाथ को झटकते ही उस आदमी की चादर नीचे गिर पड़ी। और तब जो मैंने देखा वो देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां कोई नहीं था, वो बस चादर थी, उसके अंदर कोई आदमी था ही नहीं। और जब मैंने उन खेतों में टॉर्च की रोशनी में देखा तो आगे एक बड़ी सी बावड़ी थी और उसके पास ही एक आदमी खड़ा था जो अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाते हुए हाथ से मुझे उस बावड़ी की ओर आने का इशारा कर रहा था। वो देखकर मैं बहुत ही घबरा गया और तेजी से गांव की तरफ भागने लगा। मैं गांव में बस पहुंचने ही वाला था कि मुझे फिर से वो आदमी मेरी ओर आते हुए दिखाई दिया। वो अब दौड़ते हुए अपने मुंह से बहुत डरावनी आवाज निकाल रहा था। ये देखकर मैं और तेजी से भागने लगा। भागते भागते मैं गांव के बहुत करीब आ चुका था और मैं गांव के अंदर कदम रखने ही वाला था कि मेरा ध्यान वही एक बड़े से पेड़ के पास चला गया। वो आदमी अब पेड़ के बिल्कुल ऊपर खड़ा था और मुझे देख वो जोर जोर से हंस रहा था, जैसे कि वो मुझे गांव के अंदर जाने नहीं देना चाहता था। अब वो देख मैं बहुत ही ज्यादा डर गया और डर के मारे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मैं पास ही के एक सरकारी अस्पताल में था और मेरे पास घर के सारे लोग बैठे हुए थे। मेरे अंकल कुछ ही देर बाद जब पीछे से आए थे तो उन्होंने मुझे बेहोशी की हालत में पाया था और वो मुझे उठाकर अस्पताल लेकर आए थे। तब मैंने मेरे अंकल को मेरे साथ हुए हादसे के बारे में बताया और फिर उन्होंने मुझे उसके पीछे की कहानी बताई। अभी कुछ महीने पहले ही उनके गांव में 2 सगे भाई रहा करते थे और उस गांव के बाहर एक बावड़ी थी जो कि उन्हें उनके पिताजी के मरने के बाद मिली थी, पर उन दोनों में हमेशा उस बावड़ी को लेकर झगड़ा चलता था। तो एक दिन गुस्से में आकर छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की जान ले ली और उसके बाद उसकी बॉडी को उसी बावड़ी में फेंक दिया था। उसका भाई अब जेल में सजा काट रहा है। उसके बाद गांव वालों ने उस बावड़ी को मिट्टी डालकर बंद कर दिया था, पर शायद उसकी आत्मा अब भी उस बावड़ी के पास भटक रही है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होते, जहां अंधेरा होने पर चारों तरफ डर, खौफ और आहटें होती है, जहां कानों में सिर्फ किसी की दर्द भरी चीख पुकार सुनाई देती है, जहां आसमान से तमस पिघलकर जमीन का सीना चीरते हुए पाताल में समा जाता है। और ऐसी जगहों पर बस एक अनजान दर्द का एहसास होता है, एक अलग दुनिया का दर्द जो हम इंसान शायद ही कभी समझ सके। आज की कहानी ऐसे ही अजीबोगरीब घटना के बारे में है
ये कहानी उस रात की है जब अंधेरे ने कुछ वक्त के लिए धरती पर अपनी हुकूमत कायम की थी। पर उस रात जो मेरे साथ हुआ था, उसके बाद मैंने डर को बहुत करीब से जाना था। वो जगह ऐसी थी जहाँ चारों तरफ बस मौत ही मौत दिखाई पड़ती थी। उन दिनों मैंने एक अलग शहर में नई नौकरी ज्वाइन की थी। वहाँ बस मुझे कुछ ही महीने हुए थे। उस रात रोज़मर्रा की तरह अपना काम ख़त्म कर मैं अपने घर जा रहा था। रात बहुत हो चुकी थी और तभी मुझे ऑफिस से एक अर्जेंट कॉल आई। मुझे ऑफिस के एक अर्जेंट काम से एक गांव जाने को कहा गया था। काम बहुत ही अर्जेंट होने की वजह से मैंने अपनी गाड़ी मोड़ ली और मैं उस गांव की तरफ निकल पड़ा। मैंने जब गूगल मैप पर देखा तो वो गांव शहर से काफ़ी दूर था। मेरे ऑफिस से करीबन 5 घंटे का सफ़र था। सब तरफ अंधेरा बढ़ता चला जा रहा था। 3-3.5 घंटे के बाद शायद मैं उस गांव के काफ़ी करीब पहुंच चुका था और कुछ देर बाद आगे रास्ते में एक मोड़ आया। तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता ठीक होगा, तो मैंने वहीं अपनी गाड़ी रोककर गूगल मैप में आगे का रास्ता देखा। एक रास्ता दिख रहा था जो थोड़ा आगे जाकर शायद एक पहाड़ को घूमकर उसी गांव की तरफ जा रहा था। उस रास्ते से अंदाज़न 2 से 2.5 घंटे का सफ़र था और जो दूसरा रास्ता था वो थोड़ा छोटा मालूम पड़ रहा था। पर उस रास्ते से जाए तो करीबन 1 घंटे का सफ़र बच रहा था, तो मैंने बिना कुछ सोचे ही मेरी गाड़ी उस रास्ते पर मोड़ दी। कुछ ही देर में मेरी समझ में आ गया कि रास्ता कच्चा होने की वजह से मैं गाड़ी को तेज़ नहीं चला पा रहा हूँ। न आसपास कोई लाइट थी और न आगे जाने का रास्ता समझ आ रहा था। मुझे एहसास हो गया कि ये शायद किसी जंगल से गुजरता हुआ एक सुनसान और वीरान रास्ता है। न आसपास कोई घर है और न ही किसी के होने के निशान। बस मैं अकेला ही इस रास्ते पर हूँ। अंधेरा घना और घना होता जा रहा था। बड़ी भयानक रात लग रही थी और अब डर भी लगने लगा था। मैंने उस रास्ते को छोड़ फिर से गाड़ी को मोड़कर मेन सड़क के रास्ते पर जाने का फैसला किया। मैं कभी रात ऐसे रास्तों पर आया ही नहीं था। तभी अचानक कोई चीज तेजी से मेरी गाड़ी के सामने से दौड़ गई। एक पल के लिए मेरे बदन को जैसे करंट सा लगा। न चाहते हुए भी मैंने गाड़ी को उसी जगह पर रोक दिया और वो चीज क्या थी वो देखने की कोशिश करने लगा। तभी जंगल के अंदर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। एक दर्द भरी आवाज। मैं धड़धड़ाती हुई छाती से गाड़ी से नीचे उतरा और आसपास के अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा। तभी मुझे मेरे सिर के पीछे ठंडक सी महसूस हुई और मुझे मेरे कानों के बहुत करीब किसी की आवाज सुनाई दी। चले जाओ यहाँ से, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। उस आवाज को सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। पीछे देखने की मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। मुझे चलना भी बहुत मुश्किल लग रहा था और तभी मैंने वो देखा जो मुझे देखना ही नहीं चाहिए था। वो मंजर ऐसा था जैसे बहुत सारे मरे हुए लोग पाताल से उठकर आसमान की ओर जा रहे हो। वो हवा में तैर रहे थे। वो देख मैं घबराया हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। एक तरह का भयानक सन्नाटा और चारों तरफ बस मौत ही मौत थी। वह कोई भी नहीं था। मैं बस अकेला था। मैं जैसे तैसे गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी को बहुत तेज रफ्तार से चलाने लगा। कुछ ही देर में मैं फिर हाईवे पर आ गया और गांव जाने का प्लान कैंसिल कर अपने घर की ओर चला गया। पर आज मैं एक बात को जान चुका था कि इस धरती पर एक दुनिया ऐसी भी है जिसके रास्ते सिर्फ अंधेरे में दिखाई पड़ते हैं, जिसके दरवाजे सिर्फ घने अंधेरे में ही खुलते हैं। इंसानों को लगता है कि यह दुनिया सिर्फ उनकी है, मगर यह दुनिया सिर्फ इंसानों की दुनिया नहीं। ये दुनिया उनकी भी है जो अंधकार में जीते हैं। ये दुनिया उनकी भी है जिन्होंने अपने जीवन में बस दर्द और जिल्लत सही है, जिनकी मौत एक साधारण मौत नहीं थी बल्कि एक खौफनाक हादसा था। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, जहां रोशनी की कोई जगह नहीं। और ऐसी दुनिया में इंसानों को कभी भी गलती से भी कदम नहीं रखना चाहिए। और मैं नागपुर का रहने वाला हूँ। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरे साथ तब घटी थी जब मैं मेरे 12th एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहा था। उन दिनों घर वालों ने मुझे पढ़ाई के लिए मेरे नानी के घर भेज दिया था। तब मैं वहाँ मेरे कुछ दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी किया करता था। एक रात हमेशा की तरह मेरे दोस्त पढ़ाई के लिए मेरे घर आए हुए थे और रात करीबन 1 बजे न जाने उन्हें क्या सूझा। उन्होंने कहा कि चलो बाहर कहीं घूम कर आते हैं। बीच रात बाहर घूमने का मज़ा कुछ और ही होता है। अब बात ऐसी थी कि वो वहाँ के ही रहने वाले थे
पर मैं वहाँ ज़्यादातर छुट्टियों में ही आया करता था, तो मैं ज़्यादा उस जगह के बारे में जानता नहीं था और आज तक मैं कभी आधी रात वहाँ घूमा भी नहीं था। तो फिर रिहान, अंकुश, वेदांत और मैं, हम चारों उस रात चुपचाप मेरे घर से निकल गए। ये बात शायद 8 जनवरी की रात की है। हम सब आपस में बातें करते हुए उस जगह के सुनसान रास्तों और गलियारों से होकर गुजर रहे थे। उस गांव में एक शमशान घाट भी है जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो हम टहलते हुए उसी शमशान घाट के रास्ते पर पहुंच गए। उस दिन ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, तो रिहान ने अपने पॉकेट से सिगरेट निकाली और सिगरेट जलाकर वो हमारे साथ चलने लगा। हम सब मस्ती करते हुए आगे आगे चले जा रहे थे। तभी रिहान को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई उसका नाम लेकर उसे बुला रहा था। उसने हमसे कहा भी कि उसे कोई पुकार रहा है। हमने अपने आसपास देखा, पर वहाँ तो सब शांत था। हमें लगा कि ये उसका वहम होगा और हम फिर से आगे चलने लगे। तभी कुछ दूर जाने के बाद हमें अपने पीछे से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार वो आवाज़ बस रिहान को नहीं बल्कि हम सबको सुनाई दी थी। उस आवाज़ को सुनते ही हम सब ने पीछे मुड़कर देखा, पर पीछे कोई नहीं था। उस वक्त रात के करीब 2 बज रहे थे और चारों तरफ गहरा अंधेरा था और घना सन्नाटा। वेदांत और अंकुश के पास मोबाइल था, तो उन्होंने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और उसकी रोशनी में हम आगे चले जा रहे थे। पर जब हमने वो अजीब रोने की आवाज़ सुनी तो हम लोगों ने उसी वक्त वापस घर लौट जाने का फैसला किया। लेकिन वापस आते हुए हमने जो देखा वो देख हम सब की हालत ख़राब हो गई। उस शमशान घाट की दीवार को लगकर पीपल का एक बड़ा सा पेड़ था और उस पीपल के पेड़ पर एक सफ़ेद रंग का साया लटक रहा था। इतने अंधेरे में वो भी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी शक्ल नज़र नहीं आ रही थी। उसका चेहरा था भी या नहीं पता नहीं, पर वो ऐसे लटक रहा था जैसे किसी ने अपने आप को फांसी लगा ली हो। हम सब के लिए वो बहुत ही डरावना एहसास था। हम फ्लैश की रोशनी में उसे देख पाते तब तक वो साया वहाँ से गायब हो चुका था। वो देख हम सब डर से कांपने लगे। फिर हम सब तेज़ी से उस शमशान घाट के किनारे वाले रास्ते से चलने लगे। हमें जल्दी जल्दी वहाँ से बाहर निकलना था। वो माहौल इतना खौफनाक था कि हमारी नस नस कांपने लगी थी। डर के मारे रगों में खून इतनी तेज़ी से दौड़ रहा था कि हम उसे महसूस कर सकते थे। आंखों को बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई तेज़ी से हमारे सामने से यहाँ वहाँ गुजर रहा है। पर उससे भी अजीब बात यह थी कि जितनी तेज़ी से हम चल रहे थे उतनी ही तेज़ी से हमें पीछे से कुछ लोगों के पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हम रुक जाते तो आवाज़ भी रुक जाती थी। हमारी धड़कनें तेज चल रही थी। बात करने भर की भी हम में ज़रा सी भी हिम्मत नहीं थी। हमने एक दूसरे के हाथ को पकड़ा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगे। पर कुछ देर बाद हम सब ने एक बात महसूस की कि हम सब वहाँ से बाहर निकलने की बजाय बस उस शमशान को गोल गोल चक्कर लगा रहे थे। हम कहीं जा ही नहीं रहे थे, बस उसी जगह पर गोल गोल घूम रहे थे। तब वेदांत ने कांपती आवाज़ में कहा, दोस्तों ये छलावा है, कोई चीज़ है जो हम सबको यहाँ रोक रही है। वो नहीं चाहती कि हम यहाँ से बाहर जाए। और बस क्या था, वो सुनते ही हम सबके शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। तब रिहान ने सबको आगे खींचते हुए कहा, अगर ये छलावा है तो कुछ मत करो, बस चलते रहो जब तक ये रास्ता खत्म नहीं हो जाता। हम फिर से तेजी से चलने लगे। हमारे चलने के साथ साथ ही पैरों की आवाज़ बहुत तेज होती चली जा रही थी, तो हम बिना बात किए चुपचाप बस चल रहे थे। मेरे लिए तो ये एहसास मौत के बराबर था। मुझे अंदर से लग रहा था कि न जाने क्यों मैं इन सब के चक्कर में पड़ गया, और ऊपर से घर वालों को भी कुछ पता नहीं था। तभी वेदांत ने कहा, अरे मोबाइल है ना, चलो किसको फ़ोन लगाकर यहाँ बुला लेते हैं। पर जब उसने अपना मोबाइल देखा तो उसमें ज़रा भी नेटवर्क नहीं था। वो देखते ही अंकुश ने भी अपना मोबाइल चेक किया, पर उसके फ़ोन में भी बिल्कुल नेटवर्क नहीं था। तब रिहान ने फिर से कहा, मैंने कहा ना ये छलावा है, तो बस चलते रहो। और जैसे ही उसने ऐसा कहा, पीछे से एक बहुत ज़ोर का हवा का झोंका आया और उसके शरीर से आर पार निकल गया। अगले ही पल रिहान बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। किसी तरह हम तीनों ने उसे उठाया और भगवान का नाम लेते हुए हम सब वहाँ से भागने लगे। उस वक्त हमें बस रिहान की फिक्र हो रही थी। बहुत देर तक भागने के बाद हम किसी गली के पास पहुंच चुके थे। हम सब भागते भागते बहुत थक गए थे, तो हमने रिहान को वही रास्ते के किनारे एक फर्श पर लेटा दिया। जैसे ही हमने उसे नीचे रखा, उतने में ही रिहान को होश आ गया। हमें लगा कि चलो शुक्र है, इसे होश तो आ गया, लेकिन हमें ये नहीं पता था
कि इसके आगे और बुरा होने वाला है। रिहान जैसे ही उठा पहले तो वो जोर से चीख पड़ा, और जब हम उसे देखने के लिए आगे बढ़े तो उसने जोर से उठते हुए एक दोस्त के पैर को दांत से काट लिया। वो भी डर की वजह से जोर से चिल्लाया। तब हमने देखा कि रिहान असल में होश में था ही नहीं। उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी और वो अजीब तरह से आवाज़ भी कर रहा था। तो हमने उसे जोर का धक्का दिया तो वो फिर से नीचे गिर पड़ा। वेदांत और अंकुश चिल्लाए भी कि भागो यहाँ से, अरे ये रिहान नहीं है। तब उस वक्त हम सब उसे वहीं छोड़कर भाग जाना चाहते थे, लेकिन फिर मुझे इस बात से डर लगा कि घर में सबको पता है कि रिहान हमारे साथ है, तो अगर उसे कुछ हो जाता है तो वो हमारी जिम्मेदारी होगी। फिर मैंने रिहान को होश में लाने की कोशिश की और मेरे बाकी 2 दोस्तों ने जोर जोर से एक दुकान का शटर बजाना शुरू किया। हमें लगा शायद कोई तो हमारी आवाज़ सुनकर हमारी मदद के लिए वहाँ आ जाएगा। तभी पास ही के एक दुकान का शटर खुला और 2-3 लोग दौड़ते हुए बाहर आए। पहले तो उन्हें लगा कि कोई चोर वगैरह है, पर रिहान की हालत देख वो समझ गए कि हमारे साथ कुछ तो गलत हुआ है। तो हमने उन्हें रिहान के बारे में सब बताया और ये भी बताया कि कैसे उसे उस शमशान के पास एक साया नजर आया था, और उसके बाद से ही रिहान की हालत खराब हो गई है। पहले तो वो लोग हम पर बहुत चिल्लाए, हमें बहुत डांटा, और फिर उन लोगों ने रिहान के पास जाकर देखा तो वो अब भी वैसे का वैसा ही था। अजीब तरह से आवाज़ कर रहा था और अजीब तरह से अपने आप में ही हंस रहा था। तो वो लोग हम सबको पास ही के किसी बाबा के पास लेकर चले गए। हम भी उस वक्त जाने के लिए राजी हो गए क्योंकि हमारे पास उस वक्त और कोई चारा ही नहीं था। वहां जाते ही रिहान जोर जोर से आवाज़ करने लगा। वो बाबा के पास नहीं जाना चाहता था। तब उन लोगों ने बाबा को पूरी बात बता दी और फिर बाबा ने हम सबको उनके घर के बाहर रुकने को कहा और सिर्फ रिहान को अंदर बुलाया। लेकिन रिहान अब भी अजीब तरह से घूं घूं की आवाज़ किए जा रहा था और घर के अंदर जाने से मना कर रहा था। वो बीच बीच में सबके सामने खाने की अजीब मांग कर रहा था। मुझे बहुत सारा मटन चाहिए, मुझे बाल्टी भरकर खून चाहिए, मुझे बहुत सारा पानी दो, मुझे बहुत भूख लगी है। उसकी वो अजीब मांग सुनकर हम सब चौंक गए थे। हम सब डरे हुए थे क्योंकि अगर रिहान को कुछ भी हो जाएगा तो हमें जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, ये शायद आपको झूठ लगेगा, पर रिहान पर किसी बुरी आत्मा का कब्जा हो चुका था जो खाना और खून मांग रही थी। ये सब हमारे सामने हो रहा था और इन सब चीज़ों से हम बहुत बुरी तरह से डरे हुए थे। रिहान उस मकान के चौखट के बाहर दोनों पैर फैलाकर किसी बच्चे की तरह बैठा हुआ था। तो बाबा उसे घसीटते हुए अपने घर के अंदर लेकर चले गए और उसे घर के बीचों बीच एक खंभे से बांध दिया और फिर अंदर से दरवाज़ा लगा लिया। कुछ देर बाद जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो हमने देखा कि वो पसीना पसीना हो चुका था और थककर वही खंभे से लटक रहा था। वो अब होश में आ चुका था, लेकिन बाबा ने हमें अंदर आने से मना कर दिया। तब उन लोगों ने हमें बताया इस मकान के अंदर और भी बुरी आत्माएं हो सकती है जो हमें देख गुस्सा हो सकती है और हम पर हमला कर सकती है, इसलिए हम सब बाहर रुके हुए हैं। रिहान खुद अपनी खुद की हालत देख बहुत डरा हुआ था। उसने वहाँ बहुत सारी उल्टियाँ की थी। उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। वो तो अब ऐसी हालत में था जैसे बेहोशी से जाग रहा हो। कुछ देर बाद बाबा ने उसे छोड़ दिया तो हमने उसे उस शमशान घाट के रास्ते पर हमारे साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब बताया और सूरज उगने से पहले हम सब वहाँ से निकल गए। हम सब वहाँ से निकल तो गए थे पर हम सब अभी भी बहुत डरे हुए थे। वो बहुत ही अजीब रात थी। घर पहुँचने के बाद सब अपने अपने घर चले गए। मैंने उसी दिन पापा को वहाँ बुला लिया और उसके बाद मैं दादी का घर छोड़कर वापस अपने घर चला गया। उस हादसे के बाद मुझे आज भी दादी के घर जाने में बहुत डर लगता है। दोस्तों, इस कहानी का नाम है बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है जो कुछ महीने पहले मैंने खुद लिखी थी। तो ये कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहानी सुनकर ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी उत्तन गांव की है। तब मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर नौकरी की तलाश कर रहा था। उन दिनों गांव के लोग डरे डरे रहा करते थे। शाम होते ही सब अपने अपने घर वापस लौट आते थे। अंधेरा होने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था और अगर कोई ज़रूरी काम से घर से बाहर निकलता भी तो लोग उसे यही कहते थे कि वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। गांव के लोगों का कहना था कि गांव के पास से जो एक पहाड़ी रास्ता गुजरता है उस रास्ते पर किसी की पुकार सुनाई देती है।
कोई है जो तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारती है। उसे सुनने के बाद उस पुकार की ओर जाने का बहुत मन करता है, पर उस पुकार की ओर कभी भी जाने का नहीं। जो भी गया वो फिर लौटकर वापस नहीं आया। पर इसके पीछे की असल कहानी की शुरुआत 2000 साल की घटना से होती है। मैं और मेरे कुछ दोस्त हम सब तब रात भर स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। तारीख ठीक से याद नहीं, पर सर्दियों का मौसम था। रात काफ़ी हो चुकी थी। ठंड के चलते मैं और मेरे कुछ दोस्त स्कूल के आंगन में आग जलाकर बैठे हुए थे। हंसी मजाक किस्से कहानियों में वक्त गुजर रहा था और तभी अचानक हम सभी को किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। हम सब उस आवाज़ की तरफ दौड़ने लगे। हम सब ने गौर से सुना तो वो आवाज़ काफ़ी दूर से आ रही थी। हम सब उस आवाज़ की दिशा में बढ़ते बढ़ते एक सुनसान रास्ते पर आ गए। वो वही पहाड़ी रास्ता था जहाँ जाने से आज लोग डरते हैं। सामने एक गाड़ी तेज़ी से जल रही थी। आग इतनी ज़्यादा थी कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। आग ने पूरी गाड़ी को अपने चपेट में ले लिया था, लेकिन जब तक हम उस गाड़ी के पास पहुंच जाते आवाज़ आना बंद हो चुका था। एक बात जो हम सब जान चुके थे कि गाड़ी में कोई तो था जो अब जलकर खाक हो चुका था। डर के मारे हम सब वहां से भाग खड़े हुए। वापस गांव आकर चुपचाप अपने अपने घर जाकर सो गए। उस घटना के बाद दूसरे दिन पुलिस एक तस्वीर लेकर पूछताछ करने गांव पहुंच गई तो पता चला कि उस रात गाड़ी में किसी औरत की जलकर मौत हो गई थी। तस्वीर इतनी डरावनी थी कि उस औरत को पहचानना भी मुश्किल था। वो औरत कौन थी, वो हादसा कैसे हुआ, किसी को कुछ पता नहीं चला। फिर धीरे धीरे रोज़मर्रा के कामों में हम सब उस घटना को भूल भी गए थे। फिर कॉलेज के लिए शहर की तरफ आना जाना शुरू हुआ। दोस्त अब बड़े हो गए थे। नौकरी की तलाश में कईयों ने गांव तक छोड़ दिया था। दिन गुजरते गए, साल गुजरते गए और फिर एक दिन मेरी भी शहर में नौकरी लग गई। इस बात से बाबूजी काफ़ी खुश थे, पर माँ नहीं चाहती थी कि मैं उन्हें छोड़कर कहीं दूर जाऊं। आखिरकार बाबूजी के समझाने पर वो राज़ी हो गई। मैंने अपना सारा सामान बांध कर रख दिया था। मैं शाम की बस से शहर जाने वाला था। मुझे बस स्टॉप पर छोड़ने बाबूजी खुद आए थे। बाबूजी और मैं बस का इंतज़ार कर रहे थे। तब बाबूजी ने अपने हाथ की घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, आज ये बस को क्या हो गया है? 5 बजे की बस थी, पर अब 6:30 बज गए हैं, फिर भी बस का कोई अता पता नहीं। शायद रास्ते में बंद पड़ गई होगी, आती ही होगी बाबा। मैंने बाबा को जवाब दिया। बाबा ने एक नज़र मेरी तरफ देख फिर सूरज की तरफ देखा। सूरज डूबने लगा था। धीरे धीरे सब तरफ अंधेरा फैलने लगा था। मेरा कल इंटरव्यू था और बाबूजी चिंतित थे कि अगर मैं कल शहर नहीं पहुंच पाया तो कहीं नौकरी मेरे हाथ से न निकल जाए। थोड़ी देर यहाँ वहाँ देखने के बाद बाबूजी ने नीचे रखा सामान उठाया और तेजी से सामने के रास्ते पर चलने लगे। मैं अपनी जगह पर ही खड़ा था। चलते चलते वो रुक गए और उन्होंने मेरी तरफ पीछे मुड़कर देखा। क्या हुआ? चलना नहीं है क्या? गाड़ी तो आने से रही। चलो चल के पास के गांव में जाते हैं। बस जरूर वहीं रुकी होगी। घंटे 2 घंटे की तो बात है। पर मैं वहीं के वहीं खड़ा था, क्योंकि जिस रास्ते से वो जाने की बात कर रहे थे वो वही रास्ता था जहां उस औरत की जलकर मौत हुई थी। उस घटना के बाद गांव वालों ने उस रास्ते से आना जाना बंद कर दिया था। इतने सालों बाद भी उस रास्ते से कोई भी नहीं गुजरता था। मैंने पीछे से यह आवाज़ दी, बाबूजी, क्या हम कल सुबह नहीं जा सकते? अंधेरा होने वाला है। और बाबूजी फिर रुक गए और हंसते हुए बोले, और क्या? रास्ते में तुम्हें भूत खा जाएगा? बेटा, मेरा पूरा बचपन, मेरी पूरी जवानी इस गांव में गुजरी है। ऐसे कई भूत आए और चले गए। ये भूत भूत कुछ नहीं होता। चलो बाकी का सामान उठाओ और पीछे पीछे चले आओ। मैं उस सुनसान वीरान रास्ते से जाना नहीं चाहता था, पर बाबूजी अकेले ही उस रास्ते से चल पड़े थे और मैं उनको मना भी नहीं कर सकता था। मैं चुपचाप अपना बैग उठाकर उनके पीछे चलने लगा। बाबूजी, मैंने दोस्तों से सुना है कि उस रास्ते पर किसी की आवाज़ें सुनाई पड़ती है। हाँ, मैंने भी वो आवाज़ें सुनी है। क्या सच में? और फिर भी आप? हाँ बेटा, मैंने आवाज़ें सुनी है, पर जानवरों की, पेड़ पत्तों की, हवाओं की और पास से ही बहती नदी की। पर गांव के लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि वो बुलाती है मगर जाने का नहीं? ये वो आखिरकार है कौन?
तो दोस्तों ये सिक्योरिटी गार्ड की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और दोस्तों हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।